नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। ये थी प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरें। इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने में सिर्फ 7 सीटों से चूकी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना रास नहीं आ रहा। जनादेश न मिलने पर भी बीजेपी को सत्ता का मोह किस तरह सता रहा है, उसे प्रदेश बीजेपी नेताओं के बयानों से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने एक बार फिर दोहराया, कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस की रवानगी हो जाएगी। राकेश सिंह ने कहा कि बैसाखियों पर टिकी कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं है। उसके 2 माह के शासनकाल में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना हुआ आप देख रहे हैं। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ अब जनता के अलावा उसके भीतर असंतोष भी दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार अपने ही अंतर विरोध के चलते गिर जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ 2.5 साल चलेगी। बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी हुआ। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और ये आप सभी जानते हैं कि वोट भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा मिले हैं। बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। मैंने यही कहा है कि ये सरकार लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये अपने स्वयं के अंतर विरोधों से ये सरकार गिरेगी। मुंगेरी लाल, ये बड़े मुंगेरी लाल हैं, इनसे बड़े थे शिवराज, तो अब ये बड़े मुंगेरी लाल बन गए। सपने देख रहे हैं, ये सपने हसीन नहीं होंगे, ये कांटों भरे सपने हैं। आंख में किरकिराएगी कांग्रेस 5 साल। चलिए बयानों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के बयान से कांग्रेस में खलबली है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा था कि महाराजा, राजा और युवराज के बाद उनकी पत्नियों को चुनाव लड़ाना पार्टी के लिए हानिकारक साबित होगा। लक्ष्मण सिंह अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि नेताओं की पत्नियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नेताओं को परिवार की राजनीति से दूर रहना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह और पत्नी अमृता राय ने उनके बयान से किनारा कर लिया। दिग्विजय सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट देखा ही नहीं। वहीं अमृता सिंह ने कहा कि मैं पहले भी पब्लिक के बीच थी, आज भी हूं और आगे भी मीडिया के जरिए पब्लिक के बीच रहूंगी। इधर लक्ष्मण सिंह के बयान पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि आज़ादी के बाद देश में राजघराने नहीं रहे। जो जीत कर आते हैं वही राजघराने की तरह हैं। वहीं बीजेपी से परिवारवाद की राजनीति करार दे रही है। छोटे राजा भी राजनीति में, युवराज भी राजनीति में, अब महारानियां भी राजनीति में, तो गड़बड़ होगी ना। पार्टी से बड़े परिवार नहीं होते हैं, पार्टी बड़ी होती है। नए लोगों को अवसर देना चाहिए। पर सर, राजनीति में जिस प्रकार से महिलाओं के आने को लेकर उन्होंने राजघराने की महिलाओं को आने को लेकर ट्वीट किया है सर, मैंने नहीं देखी। लेकिन ऐसे सवालों का जवाब मैं केवल फेसबुक पे दे देती हूँ और उसको पढ़ के आपको अंदाज़ा चल गया होगा कि मेरे विचार क्या हैं। देश में रियासतें जब मर्ज हुई तो हर नागरिक का एक वोट देने का अधिकार है और वोट से ही सब चुन के आते हैं और जो चुन के आते हैं वही राजा महाराजा हैं। कि प्रियदर्शनी जी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी ये सिंधिया परिवार तय करेगा। यानी कांग्रेस में घराने तय करते हैं कि चुनाव कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ेगा। तो बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक नेताओं की पत्नी को टिकट नहीं देने की बात कह रहे हैं और इधर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलों के बीच में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया अपने 9 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आ चुकी हैं। इस दौरान वे 27 महिला सम्मेलनों में शिरकत करेंगी। प्रियदर्शनी राजे 18 से 26 फरवरी के बीच गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उनका पूरा फोकस केवल महिलाओं पर रहने वाला है। फिलहाल प्रियदर्शनी सिंधिया ने मीडिया से अपने चुनाव लड़ने के मामले में कुछ भी कहने से इनकार। बता दें आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी में पिछले कुछ दिनों में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को यहां से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस बारे में मांग करने के बाद इन अटकलों को और भी बल मिल गया। मैडम समझिए ना, क्या एक
तो नेताओं के और राजघरानों की बहुओं के, उनकी पत्नियों के चुनाव लड़ने को लेकर लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया और इधर इस पर कांग्रेस के भीतर ही नहीं बल्कि अब बाहर भी चर्चाओं का दौर जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की अटकलें हैं और इन सब के बीच में कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया 9 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंच रही हैं और इसके साथ ही 27 सम्मेलन होंगे जिनमें महिलाओं पर फोकस दिखेगा, महिलाओं के बीच वो जाएंगी। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या वे चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या जो कार्यकर्ताओं की मांग है उसके अनुरूप उसका सम्मान वो करने वाली हैं, क्या टिकट उनको मिलने वाला है, इस सारे सवालों को टाल गए, कुछ भी कहने से इनकार किया। तो सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी ये सक्रिय हैं, कार्यकर्ता एक तरफ मांग कर चुके हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए संसदीय क्षेत्र से। हालांकि कोई भी नेता इस पर खुलकर बयान नहीं दे रहा। लक्ष्मण सिंह ने जरूर एक ट्वीट किया था और उसके बाद लगातार कोई सफाई की मुद्रा में है तो कोई इस बयान से किनारा कर रहा है। इन सब के बीच में ग्वालियर पहुंची प्रियदर्शनी, उनसे भी सवाल पूछा गया, उन्होंने भी सवाल को टाल दिया, कुछ भी कहने से इनकार किया। और इन सब के बीच में 9 दिन और 27 सभाओं में महिलाओं पर फोकस रहेगा प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का। तो अहम खबर है, लगातार पहले भी परिवारवाद के आरोपों से पार्टियां बच नहीं पाई हैं और इन सब के बीच अब एक नया सवाल कि क्या नेताओं के पत्नियों को टिकट मिलना चाहिए, क्या कार्यकर्ताओं की मांग जायज है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और वहीं शिवपुरी पहुंची ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए ये कहा गया है कि महाराज आपके हैं, उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो गुना, शिवपुरी समेत ग्वालियर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कुछ पता नहीं। दरअसल ये एक ट्वीट के बाद से लगातार चर्चाओं में था कि क्या पत्नियों को चुनाव लड़ाना चाहिए नहीं, उस पर उनकी सफाई भी आ गई। इतने दिल से आपके लिए काम कर रहे हैं और करते जाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बताऊंगी। महिलाओं का कहना है कि आप शिवपुरी गुना का प्रतिनिधित्व करो, महाराज ग्वालियर का। महाराज शायद दोनों का कर लेंगे, क्या पता, इतनी एनर्जी है महाराज के पास। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि नेता अपनी पत्नी को आगे कर रहा है राजनीति में। देखिए मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने बातों पे कमेंट कर सकती हूँ। चलिए, तो इस विवाद पर विराम लगाने की पूरी कोशिश कांग्रेस के नेताओं की और सिंधिया घराने की दिख रही है, लेकिन लगातार इसको लेकर विवाद भी बढ़ रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और फिर सदन को 20 फरवरी तक के लिए स्थगित किया गया। अब 20 फरवरी को कमलनाथ सरकार का पहला बजट जनता के सामने आ पाएगा। ये फैसला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया है। विधानसभा में पुलवामा हमले को लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को पेश किया गया। सभी विधायकों और विपक्ष की सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला था, इसको लेकर तैयारी थी। वहीं विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि कोई नया बजट मध्य प्रदेश की सरकार नहीं लाने वाली, सदन में केवल अब की बार लेखानुदान पेश हो। तरुण भनोट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही पूर्ण बजट सरकार सबके सामने रखेगी। आज हमने सदन ने सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव लिया है कि हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग हम अपने जवानों के साथ, अपनी हर फोर्स के साथ खड़े हैं। कोई नया बजट हम ला नहीं रहे। हमें ये पता है कि बहुत शीघ्र चुनाव आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लग सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने खर्चों की अनुमति विधानसभा से लेना होती है, तो अगले 4 माह के खर्चों की अनुमति हम विधानसभा से लेने जा रहे हैं। लेखानुदान प्रस्तुत होगा। लोकसभा चुनाव के बाद हम पूर्ण बजट मध्य प्रदेश का रखेंगे।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लाल परेड ग्राउंड पर प्रदेश के नागरिकों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 40 नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री आरिफ अकील, सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। सीएम ने जिन एम्बुलेंस को रवाना किया उनमें जीवन रक्षण संबंधी सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश सरकार फरवरी महीने के आखिर तक 115 नई 108 एम्बुलेंस जारी करने वाली। जननी एम्बुलेंस द्वारा प्रसूताओं को लाने ले जाने की व्यवस्था इसमें की गई है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे 40 संजीवनी तमाम हितग्राही को वाहन सुविधा प्रदान की जाने की प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण और एक बड़ी खबर इस समय शहडोल से मिल रही है। ईओडब्ल्यू के कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर है। शहडोल से बड़ी खबर, ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। गोल्ड पैलेस पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। भोपाल, जबलपुर और रीवा की टीम जांच कर रही है। टीम के साथ में लोकल पुलिस भी मौजूद है। पहले भी कई बार छापे यहां पड़ चुके हैं। फैसला गोल्ड पैलेस, ईओडब्ल्यू का यहां छापा पड़ा है। फैसला गोल्ड पैलेस पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। भोपाल, जबलपुर और रीवा की टीम मिलकर जांच कर रही है और इसमें पुलिस भी साथ में है। ईओडब्ल्यू की टीम के साथ में लोकल पुलिस का दस्ता भी है। पहले भी कई बार यहां छापे पड़ चुके हैं। और हमारे सहयोगी पुष्पेन जुड़ गए हमारे साथ में। पुष्पेन, क्या अपडेट है? पुष्पेन, क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं कि नगर के प्रतिष्ठित फैसला गोल्ड पैलेस में आर्थिक अनुशासन ब्यूरो का छापा पड़ा। इसमें आय व्यय की मांगी गई थी जानकारी और भोपाल, जबलपुर, रीवा की टीम संयुक्त कार्रवाई की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छापे के दौरान जो फैसला गोल्ड के मालिक हैं उन्होंने कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों को मना किया। जब पुलिस बल आया तब जाके अधिकारी इस दुकान के अंदर गए और पूरी कार्रवाई करने लगे। कहीं ना कहीं ये इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। इस तरह शहडोल जिले में 4 जगहों अलग अलग जगह पे छापे पड़े। क्या मूल शिकायत थी और क्या मिला है, इसका कोई डिटेल मिल पाया? नहीं, आय व्यय की मांगी गई थी जानकारी। आयकर विभाग ने आय व्यय की मांगी थी जानकारी। लगातार इनकी शिकायत आ रही थी, उसी को लिए छापे मारे गए। कार्रवाई जारी है अभी और 4 जगह अलग अलग जगहों पे छापा मारा गया। इनकी दोनों दुकानों पे 2 और ज्वेलरी शॉपों में मारा गया है छापा। चलिए, आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। पुष्पेन चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे कि ये जो संस्थान है इसके ऊपर पहले भी कई बार छापे पड़ चुके हैं और अभी भी इसके ऊपर कार्रवाई जारी। फैसला गोल्ड पैलेस है, ईओडब्ल्यू का इस पर छापा पड़ा है। आय व्यय को लेकर की सारी डिटेल खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई के बाद में कोई बड़े आंकड़े सामने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का आंशिक बदला आज सुरक्षा बलों ने ले लिया है। जिस आतंकी कामरान उर्फ गाजी राशिद ने पुलवामा हमले की साजिश रची थी जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, सुरक्षा बलों ने उसको मौत की घाट उतार दिया। पिछले 5 दिन से गाजी भागने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलवामा में बीती रात एनकाउंटर जारी था। सेना ने 3 आतंकियों को मारा, जिसमें गाजी भी था। हालांकि इस हमले में सेना के मेजर समेत 5 जवान भी शहीद हो गए। फिलहाल ऑपरेशन खत्म हो गया है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, इसके बाद से सारा देश उबल रहा था। सरकार की ओर खुली छूट मिली और इसके बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन शुरू किया और अब उसका मास्टरमाइंड साफ हुआ है। पुलवामा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इसके साथ अभी फिलहाल खत्म है। 3 आतंकियों को ढेर किया सुरक्षा बल ने। तो जैश के 3 आतंकी बताए गए। पुलवामा अटैक का बदला सेना ने लिया है। इसे हालांकि आंशिक बदला कहा जा रहा है। मास्टरमाइंड कामरान राशिद काजी भी ढेर हो गया। सारे देश में इस अटैक के बाद से गुस्सा था। सरकार से सभी ने कहा था कि अब कहने से नहीं होगा बल्कि एक्शन करना पड़ेगा। सरकार ने भी खुली छूट दी, सुरक्षा बलों ने एक्शन प्लान किया और इसके बाद पुलवामा में जो कल रात से चल रहा था ये ऑपरेशन खत्म हुआ है। मुठभेड़ का जो मास्टरमाइंड था कामरान राशिद काजी, भागने की फिराक में था, उसे ढेर किया है जांबाज जवानों ने।
और इन सब के बीच में लोगों का गुस्सा अभी भी है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इंदौर के बड़वाली चौकी पर शहर काजी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। इधर मुरैना में युवाओं ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हुंकार भरी। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पीएम मोदी के नाम खून से पत्र लिखकर आतंकियों से कश्मीर में जाकर लड़ने की इजाजत मांगी। वहीं शाहजहांपुर में गौरक्षा टीम द्वारा प्रदर्शन हुआ। आतंकियों के पुतले के साथ लेकर पूरे शहर में रैली निकाली गई और आज़ाद चौकी पर आतंकियों और देश का विरोध करने वाले देशद्रोहियों के पुतले को फांसी दी गई। श्योपुर में भी स्कूली छात्र छात्राएं वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतरे। छात्रों ने श्योपुर में तिरंगा लहराती हुई रैली निकाली। इधर बैतूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और युवा छात्रों ने हाफिज सईद और पाकिस्तान के झंडे को आग लगाई। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का एनएसयूआई ने घेराव कर दिया। एनएसयूआई छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए कश्मीरी छात्रों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही निजी कॉलेजों को प्राइवेट फॉर्म भरवाने की अनुमति को लेकर भी कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई के छात्र नेता का कहना है कि विश्वविद्यालय कश्मीरी छात्रों के मामले में नरम होता है। यहां से पीएचडी करने वाले 8 कश्मीरी छात्र कोर्स करते समय कश्मीर में कॉलेज में नौकरी भी कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन ने निजी कॉलेज को प्राइवेट फॉर्म भरवाने की अनुमति दे दी, जो नियम के विरुद्ध है। प्राइवेट फॉर्म भरवाने का अधिकार केवल विश्वविद्यालय के पास है। इधर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस पर उत्तर दिया कि कश्मीरी छात्रों के मामले में जानकारी पुलिस को दी गई। निजी कॉलेज को अनुमति देने को लेकर कहा कि फिलहाल लिंक नहीं खोली गई। कश्मीरी छात्र जो कि कश्मीर में नौकरी कर रहे थे अपनी, उनके अटेंडेंस ना होने के बावजूद आप उनकी डिग्री करवा रहे हैं और उनको यहाँ पर आप सारी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा ये कि अशासकीय महाविद्यालय को प्राइवेट फॉर्म भरने की अनुमति इन्होंने कैसे दे दी? ये बच्चा संदिग्ध है, यदि पुलिस हमें वेरिफिकेशन करके ये दे दे कि ये छात्र संदिग्ध है तो हम उसको उसका प्रवेश कर देंगे, उसकी डिग्री नष्ट कर देंगे, जो विश्वविद्यालय के पास पावर है। बकाया जो अन्य जो इन्वेस्टिगेशन का जो है वो पुलिस प्रशासन का ही कार्य। देवास के उदयनगर के जंगल की 100 फीट गहरी खाई में जली हुई दुर्घटनाग्रस्त कार मिली है, जिसकी ड्राइविंग सीट के नीचे मानव हड्डियों के अवशेष मिले। जानकारी मिलते ही एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पुलिस भी पहुंची। गाड़ी से हड्डियों के अवशेष को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार चंदन नगर निवासी राजेश परिहार की है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत 7 फरवरी को चंदन नगर थाने में थी। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है। के नीचे कार जली पड़ी है। गाड़ी पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। गाड़ी के नीचे कुछ हड्डियां थी जो समझ में आ रहा है संभवतः मानव हड्डी है। चित्रकूट में तेल कारोबारी के 2 जुड़वां बच्चों के अपहरण के मामले में 6 दिन बीत जाने के बाद भी एमपी और यूपी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 12 फरवरी को स्कूल से बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर स्कूल कैंपस से बस को रुकवाकर 2 जुड़वां भाई शिवांग और देवांग का अपहरण किया। दोनों बच्चे तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के जुड़वां बच्चे हैं। घटना के बाद एमपी और यूपी पुलिस की 26 टीमें मासूमों की तलाश में। दोनों राज्यों ने एसटीएफ को भी उतारा। अभी तक मासूमों के परिजनों से बदमाशों ने कोई संपर्क नहीं किया, ना ही किसी फिरौती की मांग की। परिजन कहते हैं कि उन्हें पुलिस पर भरोसा अब नहीं है। सरकार मामले की सीबीआई से जांच करवाए। तो खबरें अपडेट IBC 24 पर लगातार जारी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।